नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 33 नंबर क्लास के बारे में। इससे पहले हम 32 नंबर क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे की सारी क्लासेज अच्छे से देख ली होंगी। अगर अभी तक आपने पीछे की क्लासेज नहीं देखी हैं तो पीछे की क्लास देख लीजिए। इसका कारण यह है कि अगर आप पीछे की क्लासेस देखते हैं तो जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी क्वेश्चन इस क्लास में आता है या आगे की क्लास में जो क्वेश्चन आता है वो आप अच्छे से समझ पाते हो और अच्छे से आप उसको रिवाइज कर पाते हो और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि पीछे की जितनी भी क्लासेस है वो देख लीजिए, जिससे कि कंटिन्यूटी भी आपके बन जाएगी, रेगुलरिटी जिसको बोलते हैं, और पढ़ने में आपको सीरियल वाइज अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। इसके अलावा पहले ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप मेरा अगर कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। इसके अलावा इस क्लास का जो PDF है वो भी आपको मिल सकता है अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और इस क्लास का PDF भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ वो उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे देता हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी थी, यह आपको बताना है। देखिए साथी, इस क्वेश्चन के बारे में क्या दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में समय दे रखा है, टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 2 सेकंड। इसके अलावा जो ऊर्जा का जो मान हमें दे रखा है, ऊर्जा का मान वो दे रखा है 1000 जूल, और हमें क्या पूछी है, खर्च की गई ऊर्जा पूछी है, खर्च की गई ऊर्जा। और मेरे लाडले, मैं आपको बता दूं कि जो खर्च की गई जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या फिर कार्य करने की जो दर होती है उसको हम पावर या फिर शक्ति कहते हैं, या फिर खर्च की गई जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि आपको यहां पर पावर का मान ज्ञात करना है, यहां पर शक्ति का मान आपको ज्ञात करना है। और लाडले साथी, मैं आपको बता दूं शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे समय, और कार्य की जगह आप ऊर्जा भी लिख सकते हो क्योंकि कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये आप सभी को पता है। बटा क्या होता है, इसके हर में इसके नीचे होता है आपका समय। अब जो आपको दिया गया वो लिख दो। ऊर्जा का मान आपको दे रखा है 1000 जूल बटे समय का मान आपको दे रखा है 2 सेकंड। अगर आप इसको हल करते हो तो आपका आंसर निकल के आता है 500। 500 तो आपका आंसर आ गया, लेकिन साथी इसका जो मात्रक है वो इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। अब अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी मान अलग अलग दे रखे हैं, तो जो आपका 500 जो उत्तर होगा ना, जिसमें 500 दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या करता है, कुछ ऑप्शन ऐसे आते हैं सभी के अंदर आपको 500 मिलेगा लेकिन उसमें आपको सिर्फ मात्रक का फर्क मिलेगा, तो मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। आपकी जो शक्ति होती है उसका मात्रक होता है साथी वाट, और वाट को क्या लिखा जाता है, वाट को लिखा जाता है W के द्वारा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5000 W भी लिख सकता हूं, सॉरी 500 W। तो आपका ऑप्शन नंबर जो C है ना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इतना सा याद रखना कि जो खर्च की गई जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, दूसरा दे रखा है ऑप्शन नंबर बी कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कि गतिज ऊर्जा में कमी होती है, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो साथ ही इसमें आपको क्या दे रखा है कि कोई वस्तु है वो मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, कोई वस्तु है वो ऊंचाई के ऊपर स्थित थी और वो ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रही है मुक्त रूप से। ये मान लो कोई वस्तु है और ये ऊंचाई के ऊपर स्थित थी, तो इसके ऊपर इसके अंदर क्या थी, स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर थी। पहले इसके अंदर कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे इसने गिरना स्टार्ट किया तो अब क्या हुई, इसमें जितनी स्थितिज ऊर्जा थी वो कम होगी उतनी ही आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे साथी ये नीचे की ओर आएगी तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा और इस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और जैसे ये इस पृथ्वी से टकराने की बारी जब इसकी आती है
जब ये इसे पृथ्वी से टकराने की बात होती है तो पृथ्वी से टकराने से थोड़ा सा पहले अगर हम बात करें तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो मैक्सिमम होती है और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो सबसे मिनिमम होती है। क्लियर है बात है? तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है मेरे साथी। तो ध्यान रखना कि जब कोई वस्तु ऊंचाई से स्थिर रूप से गिरती है, तो वो वस्तु क्या होगी, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? चलिए 1 मिनट रुकिए साथी, 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर है बात, समझ में आई? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखो आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है देखो, कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाता है, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं ना वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का गलत आंसर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो क्या हुआ कि बेचारे ने जो आपको ऑप्शन दे रखा है ना, वो ऑप्शन आपको ऐसे वैसे घटिया ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। अगर आपके दिमाग के साथ, आपके माइंड के साथ अगर एग्जामिनर खेलना शुरू कर देना तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे ऐसे बना सकता है जिसको आप गलत कर सकते हो। यहां पर वेग को 4 गुना बढ़ाने की बात कर रहा है, तो अगर ऑप्शन नंबर ए में ये दे देता कि आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो 16 गुना बढ़ जाएगी, तो मेरे जो 90% जो दोस्त हैं वो आप उत्तर कौन सा करेंगे, आंसर नंबर ए ही करेंगे, क्योंकि उनका पढ़ा हुआ है कि अगर 4 गुना वेग बढ़ेगा तो 16 गुना क्या हो जाती है, ऊर्जा हो जाती है। ये पढ़ा हुआ है उनका। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर बात स्थितिज ऊर्जा की हुई है, स्थितिज ऊर्जा की बात हुई है। और जब भी अगर हम बात करें, 1 मिनट साथी, अगर हम बात करें किसकी, इसकी, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा है कि वेग जो हमारा है वो 4 गुना बढ़ जाता है। वेग कितने गुना बढ़ जाता है, 4 गुना। वेग 4 गुना बढ़ जाता है तो आपका स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो साथी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो किस किस चीज के ऊपर निर्भर करती है वो आपको पता होना चाहिए। जो आपकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है मेरे साथी, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एक तो आपके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, एक गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, और एक आपकी जो हाइट होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा वाले जो आपका टॉपिक होता है स्थितिज ऊर्जा, वो कभी भी आपके वेग के ऊपर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो वो वेग के साथ परिवर्तित नहीं होती है, वेग के साथ परिवर्तित नहीं होती है। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो जो गतिज ऊर्जा है वो आपके द्रव्यमान के ऊपर भी निर्भर करती है और वो आपके वेग के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वेग कम ज्यादा होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के आधार पर यह हुआ कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जो पहले जितनी थी ना उतनी की उतनी रहेगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या रहेगी, हमेशा नियत रहेगी। किस स्थिति में, वेग बढ़ाने वाली स्थिति में। अगर ऊंचाई में परिवर्तन हो जाता या फिर इस द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता था। लेकिन यहां पर तो हमें क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है कि वेग 4 गुना हुआ है। इसका मतलब वेग परिवर्तित होने पर स्थितिज ऊर्जा का मान नहीं बदलता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी स्थितिज ऊर्जा का मान आपका नियत रहेगा, स्थिर रहेगा इस स्थिति के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि साइकिल चलाते समय
ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो किस प्रकार से ऊर्जा परिवर्तित होती है, किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, वो आपसे पूछा है। तो देखिए साथी, मान लो कोई लड़का है, एक्स नाम का कोई लड़का है, एक्स नाम का कोई मेरा दोस्त है। उस एक्स नाम के दोस्त ने क्या किया, खाना खाया सुबह। खाना खाने के बाद उस खाने का क्या हुआ, पाचन हुआ। और जब पाचन होता है मेरे साथी, तो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ अम्ल पाए जाते हैं, HCl अम्ल पाया जाता है, कुछ हमारे एंजाइम पाए जाते हैं जो रासायनिक पदार्थ का काम करते हैं। और उन्हीं रासायनिक पदार्थों के द्वारा उस भोजन का क्या हो गया, उस रासायनिक पदार्थ के द्वारा उस भोजन का क्या हो गया, पाचन हो गया। यानी कहने का मतलब, पाचन जब होता है तो कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, कौन सी ऊर्जा काम आती है, रासायनिक ऊर्जा। क्योंकि जब पाचन होता है तो रासायनिक पदार्थों के द्वारा पाचन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पाचन होने की स्थिति में रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हुआ। फिर क्या किया, जैसे उसने खाना खाया उसके अंदर फुर्ती आ गई, उसने फिर साइकिल चलाना स्टार्ट किया। तो वो जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसके अंदर चेंज हो गई मेरे साथी, रासायनिक ऊर्जा मांसपेशियों के अंदर आई। और जो मांसपेशियां हैं, उसके पैरों की जो मांसपेशियां हैं, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। यानी इस रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसके अंदर हो गया, पेशीय ऊर्जा में इसका रूपांतरण हो गया, पेशीय ऊर्जा में। क्लियर है बात है। फिर इस पेशीय ऊर्जा के द्वारा किसका उपयोग हुआ, पेशीय ऊर्जा के द्वारा साइकिल चलनी स्टार्ट हो गई, यानी साइकिल के अंदर गति उत्पन्न हो गई। इसका मतलब उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा। तो जब कोई लड़का साइकिल चलाता है तो उस समय रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और यह पेशीय ऊर्जा किसके अंदर रूपांतरित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। अब ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। यानी साइकिल कब चलाएगा, जब उसके अंदर फुर्ती होगी। और फुर्ती कहां से आएगी, खाना खाने के बाद पाचन से आएगी। तो पाचन होता है रासायनिक ऊर्जा, उसके बाद उसकी मांसपेशियों को ऊर्जा मिलेगी, वो पेशीय ऊर्जा। और उस मांसपेशियों के द्वारा जो ऊर्जा है उसका उपयोग करके वो क्या करेगा, साइकिल को चलाएगा, उसके अंदर गति उत्पन्न होगी, तो वो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है, ऊर्जा कम होती है, अधिक होती है, समान होती है, या फिर शून्य होती है। देखिए, एक तो आपका है दबाया हुआ स्प्रिंग, यानी जिसको हम संपीड़ित स्प्रिंग कहते हैं। एक तो आपका सामान्य स्प्रिंग है। इस प्रकार से मान लो ये सामान्य स्प्रिंग है, ये सामान्य स्प्रिंग है, सामान्य स्प्रिंग। अब इस सामान्य स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, दबा दिया इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगा। ये है आपका दबाया हुआ स्प्रिंग, यानी संपीड़ित स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, संपीड़ित। और इसी स्प्रिंग को मैं क्या कर देता हूं, इस प्रकार से फैला देता हूं। इस प्रकार से मैं क्या कर देता हूं, फैला देता हूं इस प्रकार से। मान लो स्प्रिंग को इस प्रकार से फैला दिया, ठीक है। तो ये आपका फैलाया हुआ स्प्रिंग है। तो ध्यान रखना मेरे साथी कि आपका जो सामान्य स्प्रिंग होता है, इसके अंदर जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा की तुलना में दबाए हुए स्प्रिंग के अंदर भी अधिक ऊर्जा होगी, दबाई हुई स्थिति में भी अधिक होगी, और फैलाई हुई स्थिति में भी क्या होगी, ऊर्जा अधिक होगी। यह बात हमेशा ध्यान रखना। सामान्य अवस्था में जो स्प्रिंग होता है उसकी तुलना में दबाए हुए या फिर संपीड़ित स्प्रिंग की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। इसी प्रकार से फैलाए हुए जो स्प्रिंग है उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। अब की बार तो क्वेश्चन ये आपका ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आगे आने वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो दबाया हुआ स्प्रिंग होगा या फिर फैलाया हुआ स्प्रिंग होगा, उसकी ऊर्जा हमेशा सामान्य स्प्रिंग की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है। सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, यानी किसी वस्तु के ऊपर हम सामर्थ्य का प्रयोग कर रहे हैं, शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे अंदर क्या है, ऊर्जा है। हम शक्ति का प्रयोग कब कर पाएंगे, जब हमारे शरीर में ऊर्जा होगी। तो इसका मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला जो सामर्थ्य है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या फिर कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, या फिर जो वस्तु पर लगने वाली जो शक्ति होती है, लगने वाली जो शक्ति होती है, इन दोनों ही परिस्थितियों को क्या कहा जाता है, इन दोनों ही स्थितियों को कहा जाता है मेरे साथी ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है,
तो दोनों में से कौन सी भी परिभाषा आपको दी जा सकती है, तो ध्यान रखना यह आपकी वस्तु पर लगने वाली जो शक्ति या सामर्थ्य होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, ऊर्जा ही कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है। बारिश जब होती है तो बारिश होने से पहले आपको पता है बादलों का निर्माण होता है। बारिश होने से पहले किसका निर्माण होता है, बादलों का। बारिश होने से पहले हमेशा किसका निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। बारिश होने से पहले बादलों का निर्माण होता है और बादल निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब संघनन क्रिया के द्वारा बादल का निर्माण होता है। क्लियर है बात है। अब जैसे ही संघनन होता है, बादल का निर्माण होता है, तो जो पानी, जो बिखरा हुआ पानी था वो किसके रूप में आ जाता है, बूंद के रूप में पैदा मतलब इकट्ठा हो जाता है बूंद के रूप में। और जैसे उसकी बूंद बनती है तो इस बूंद के अंदर हमेशा कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्यों होती है स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर, क्योंकि जो पानी है ना वो ऊपर की साइड है और जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो उसके अंदर हमेशा कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है बात है। तो बारिश होने से पहले बादल बनेगा, बादल बनने की जो क्रिया होती है वो संघनन के द्वारा होती है और संघनन के द्वारा बूंद बनती है और बूंद ऊंचाई पर होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अब बारिश होनी स्टार्ट होती है तो वो बूंद नीचे गिरनी स्टार्ट होती हैं, यानी इसके अंदर क्या आ जाती है, गति आ जाती है और गति के कारण कौन सी ऊर्जा आएगी, इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो कहने का मतलब बारिश के दौरान आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ मेरे साथी, ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है ना, इसका डी ऑप्शन वो आपका करेक्ट होगा। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ घटता है या फिर बढ़ता है। तो साथी मैं यह बात आपको पीछे बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, जो आपकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है और स्थितिज ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की, तो ये आपके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, एम मास के ऊपर निर्भर करती है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करती है और एच मतलब हाइट के ऊपर निर्भर करती है। ये 3 राशियों के ऊपर निर्भर करती है। और आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो केवल और केवल 2 कारकों के ऊपर निर्भर करती है, एक तो आपका द्रव्यमान और एक आपका वेग। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो ऊंचाई के ऊपर निर्भर कौन करता है, ऊंचाई के ऊपर स्थितिज ऊर्जा निर्भर करता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा में ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर यहां पर वेग की बात होती कि वेग में परिवर्तन होने से कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होगी, तो उत्तर हो जाता आपका गतिज ऊर्जा। लेकिन अब आपको यहां पर हाइट की बात दे रखी है, इसलिए इसका आंसर आपका होगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो साथी ध्यान रखना इसके ऊपर क्या होता है, एक नेट आवेश होता है। नेट आवेश, निश्चित आवेश होता है इसके ऊपर और उस आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसका निश्चित आवेश होता है, एक नेट आवेश होता है। क्लियर है। और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक प्रकार का आपका उप परमाणविक कण होता है। उप परमाणविक कण भी होता है, ये उप परमाणविक कण भी होता है। और साथ ही इसके ऊपर जो आवेश होता है वो आपका होता है ऋणावेश। इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। यानी कहने का मतलब ये जो 1.6 है ना, ये माइनस का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण होता है और किस प्रकार का होता है, ऋण आवेशित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है उदासीन, उदासीन नहीं होता मेरे साथी। ऑप्शन नंबर बी में आपको धनात्मक दे रखा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो इसमें आपका दे रखा है ऋणात्मक, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो इसमें शून्य दे रखा है, ये भी आपका गलत है। क्लियर है बात है। तो इसके ऊपर एक नेट आवेश होता है, निश्चित आवेश होता है, ये माइनस का होता है ऋणावेश, और ये क्या होता है, उप परमाणविक कण भी होता है। ठीक है, उप परमाणविक आपके 3 कण होते हैं। एक आपका मूलभूत जो कण होते हैं वो आपके 3 होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी। जेम्स चैडविक की यहां पर बात पूछी है, लेकिन जेम्स चैडविक के अलावा जितने भी आपके यहां पर ऑप्शन में दे रखे उन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। जो साथी जो प्रोटॉन होता है, अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की जो खोज है यह की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक था, इसके द्वारा खोज की गई थी प्रोटॉन की। प्रोटॉन जो नाम है ये किसने प्रतिपादित किया था, ये जो नाम बनाया था, इस नाम का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा। और ये वही रदरफोर्ड है मेरे साथी जिन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की जो खोज है वो भी किसने की थी, रदरफोर्ड साहब ने की थी। और इसीलिए इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रदरफोर्ड की अगर बात करें तो 1908 में किया गया था, 1922 में तो दिया गया था नील्स बोर को। ठीक है, यह बात हो गई आपके प्रोटॉन की। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं मेरे साथी तो इसके ऊपर जो होता है वो धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश। और उस धनावेश का मान कितना होता है अगर हम बात करते हैं उसके मान की तो 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। ये जो 1.6 गुना 10 की घात -19 होता है ये क्या होता है आपका प्लस का होता है, धनावेश होता है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, इसका द्रव्यमान कितना होता है तो याद रखना मेरे साथी, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुना 10 की घात -27 kg। ये आपका क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। और जे थॉमसन को 1906 ईस्वी में इस इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1906 में। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो होता है वो होता है ऋणावेश। कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। और इस ऋणावेश का मान होता है -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये आपका माइनस का 19, ये माइनस का होता है ऋणावेश। अगर इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, इसके द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो वो होता है 9.1 गुना 10 की घात -31 kg। ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें मेरे साथी तो जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और न्यूट्रॉन जो होता है वो एक प्रकार का आपका उदासीन कण होता है, यानी कहने का मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपका डी है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट है। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन को कि किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिकों इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी किसको 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया जो थॉमसन है, जे थॉमसन, इसको 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसकी खोज के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। और 1908 ईस्वी में किसको दिया गया था, 1908 ईस्वी में दिया गया था रदरफोर्ड को। ठीक है, एक इसमें दे रखा है नील्स बोर, ऑप्शन में दे रखा है नील्स बोर। अगर हम नील्स बोर की बात करें मेरे साथी तो जो नील्स बोर साहब हैं इन्होंने क्या किया था, परमाणु जो संरचना होती है, परमाणु जो मॉडल होता है, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। और इसके परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने के कारण इनको 1922 में क्या दिया गया था, 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार आपको यहां पर 3 याद रखने हैं। एक नील्स बोर का याद रखना है जिनको परमाणु मॉडल बनाने के लिए 1922 में दिया गया। एक जे थॉमसन साहब हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इसलिए इनको 1906 में दिया गया। और एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है रदरफोर्ड, उनको 1908 में दिया गया था परमाणु के नाभिक की खोज के लिए। क्लियर है बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था जे थॉमसन को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन कणों के ऊपर सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक मतलब धनात्मक, यानी प्लस का आवेश किसके ऊपर होता है। तो अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन तो आपका उदासीन होता है,
न्यूट्रॉन तो क्या होता है आपका उदासीन होता है, इसके ऊपर तो कोई आवेश नहीं होता, इसका मतलब ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं प्रोटॉन। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसके ऊपर क्या होता है आपका प्लस का होता है, यही आपका क्या होगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है आपका ऋणावेश होता है। देखो तो आपको यहां पर सकारात्मक आवेश की बात पूछी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विपरीत गुण वाले जो कण होते हैं उनको मेरे साथी प्रतिकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिकण। प्रतिकण कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। तो देखो कोई भी आपका परमाणु, कोई भी कण है आपका, उस कण के विपरीत गुण वाला जो कण होगा, इसके विपरीत गुण वाला जो कण होगा, इसके विपरीत गुण वाला जो कण होगा उसको हम क्या कह देंगे? प्रतिकण कह देंगे। अगर इस कण के ऊपर धनावेश है, प्लस का आवेश है, तो इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? माइनस मिलेगा। अगर इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। दोनों के बारे में आपको यह बात पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो कण होगा उस कण के विपरीत गुण वाले कणों को हम क्या कहते हैं? प्रतिकण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है, उस इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके प्रतिकण का नाम क्या है, तो उसके प्रतिकण का नाम है पॉजिट्रॉन। इसके ऊपर अगर माइनस का आवेश है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का आवेश है, तो इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? प्लस का मिलेगा। समझ में आई बात? तो विपरीत गुण वाले कणों को हम प्रतिकण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? समझ में आया? इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश का मान कितना होता है? मैंने आपको अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ऋणावेश का मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कौन सा सही है आपका? एक में आपको प्लस का गुणित दे रखा है, एक में आपको माइनस का गुणित दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? मृत कोशिकाओं का कौन सा बना होता है, यह आपसे पूछा है। तो साथी मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्क्लेरेनकाइमा होता है, जिसको हम दृढ़ उत्तक कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, अगर हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है इसको हम दृढ़ उत्तक के नाम से भी जानते हैं, दृढ़ उत्तक। तो ये जो दृढ़ उत्तक होता है ये किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो मृत कोशिकाओं का बना होता है। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, ये बात आपको याद रखनी है कि किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, तो मृत कोशिकाओं का बना होता है। अगर हम बात करते हैं ये काम क्या करता है, तो साथी ध्यान रखना, कोई भी आपका पौधा जो होता है उस पौधे को मजबूत और कठोर बनाने का जो कार्य है, मजबूत और कठोर बनाने का जो कार्य होगा वो किसका होगा? वो इसी स्क्लेरेनकाइमा का होगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है पेरेनकाइमा। ये जो पेरेनकाइमा होता है, पेरेनकाइमा जो होता है ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। किस कोशिकाओं का? जीवित कोशिकाओं का। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है मेरे साथी, जो आपका भोजन है, भोजन जो फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से बने हुए भोजन को नीचे की ओर पहुंचाने का काम करता है। तो वो ये जो पेरेनकाइमा होगा वो इस भोजन को, बने हुए भोजन को क्या करेगा? संचित करने का कार्य करता है, संचित करने का कार्य। और किसके रूप में संचित करता है? तो ध्यान रखना मेरे साथी, पौधा जो होता है वो भोजन को मंड के रूप में संचित करता है, मंड के रूप में, मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है मेरे साथी कि जो पौधा होता है वो बनाए हुए भोजन को संचित किस रूप में करता है? तो मंड यानी स्टार्च के रूप में करता है। और किसके द्वारा करता है? तो इस पेरेनकाइमा के द्वारा करता है। और पेरेनकाइमा को हम क्या कहते हैं? मृदुतक के नाम से भी जानते हैं, मृदुतक के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है कोलेनकाइमा, दे रखा है ना, कोलेनकाइमा। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो जो कोलेनकाइमा होता है ये भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है। और ये जो आपका कोलेनकाइमा होता है इसको हम स्थूल कोण उत्तक भी कहते हैं, स्थूल कोण उत्तक।
स्थूल कोण ऊतक। और साथ ही ध्यान रखना इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो कोशिका होती है वो किनारों से मोटी होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इसकी कोशिका किनारों से मोटी होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस ऊतक की कोशिका किनारों से मोटी होती है, तो उस ऊतक का नाम है कोलेनकाइमा या फिर स्थूल कोण ऊतक। और ये काम क्या करेगा, इसका जो कार्य होता है वो पौधे को लचीलापन प्रदान करना, लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है पौधे को। पौधे की कुछ टहनियां होती हैं उसको हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं लेकिन फिर भी वो टूटती नहीं है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर किसकी मौजूदगी है, इस कोलेनकाइमा या फिर स्थूल कोण ऊतक की मौजूदगी है, इसीलिए वो टूटती नहीं है। ठीक है, अगर हम एरेनकाइमा की बात करते हैं, एरेनकाइमा, तो साथी एरेनकाइमा मैं आपको यहां बताता हूं। एरेनकाइमा जो होता है वो जलीय पौधों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जलीय पौधों में, जलीय पौधों में पाया जाता है और पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करता है आपका एरेनकाइमा। ठीक है, समझ में आई बात? ये थी आपकी इस क्वेश्चन की बात। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट साथी, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी का निर्माण करता है। नारियल की जो ऊपर की परत होती है उसका निर्माण कौन करता है? तो ध्यान रखना मेरे साथी, नारियल की जो भूसी होती है उसका निर्माण आपका करता है स्क्लेरेनकाइमा। ये नारियल की ऊपर की जो परत होती है, नारियल की भूसी या नारियल का जो ऊपर का कठोर भाग होता है उसका निर्माण स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है, क्योंकि नारियल के ऊपर का जो भाग होता है वो कठोर होता है और कठोरता प्रदान करने का काम इसी का है, दृढ़ ऊतक का है, स्क्लेरेनकाइमा का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कठोर कोशिका भित्ति, वही बात, कठोर कौन होता है या कठोरता प्रदान कौन करता है? तो आपका स्क्लेरेनकाइमा करता है, दृढ़ ऊतक करता है। तो देख लो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी इसका, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा जो दृढ़ ऊतक होता है उसी को हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं और यही क्या करता है, कठोरता प्रदान करने का काम करता है। यानी कहने का मतलब इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करेगा, फिर मृत प्रोटोप्लाज्म धारण करेगा और उसी मृत प्रोटोप्लाज्म धारण करने के कारण उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं। तो मृत कोशिकाएं किसकी होती हैं? मैंने अभी भी बताया, मृत कोशिकाएं आपके स्क्लेरेनकाइमा की होती हैं। तो जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करने का मतलब यह हुआ कि वो किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होगा, मृत कोशिकाओं का। और मृत कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती हैं? स्क्लेरेनकाइमा में पाई जाती हैं और स्क्लेरेनकाइमा को हम क्या कहते हैं, दृढ़ ऊतक कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, सरल स्थायी ऊतक 3 हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है आपका स्क्लेरेनकाइमा, एक है आपका पेरेनकाइमा और एक है आपका कोलेनकाइमा। तो ये तीनों जिस ऑप्शन में दे रखे हैं वही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो ये जो आपको दे रखा है वो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर ऑप्शन नंबर बी ए की बात करते हैं तो इसमें कैंपेनियन सेल दे रखा है जो गलत है। ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करते हैं तो इसमें मेरिस्टेमेटिक दे रखा है, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें फ्लोएम दे रखा है। तो फ्लोएम जो होता है ना वो जटिल ऊतक होता है, फ्लोएम आपका सरल नहीं होता। फ्लोएम और एक आपका फ्लोएम, एक आपका जाइलम। फ्लोएम और जाइलम दोनों क्या होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। और आपको पूछा क्या है, सरल स्थायी ऊतक के बारे में पूछा है। तो सरल स्थायी ऊतक कौन कौन से होते हैं? 3, एक तो आपका स्क्लेरेनकाइमा, एक पेरेनकाइमा और एक आपका कोलेनकाइमा। अगर आपसे जटिल ऊतक की पूछे तो जटिल ऊतक में एक तो आपका आ जाता है जाइलम और एक आपका आ जाता है फ्लोएम। फ्लोएम ये दोनों क्या होते हैं, आपके जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, ये आपके जटिल होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो साथी ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति होती है वो किसके द्वारा बनती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन के द्वारा बनती है। कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है
वो सेलुलोज और पेक्टिन के द्वारा होता है। मैं आपको कोशिका भित्ति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा, आपका ध्यान बोर्ड की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा और अच्छे से आप देखोगे इस बात को, कोशिका भित्ति क्या है। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मतलब अंग है या ऐसा मतलब पदार्थ है जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में। ये केवल पादप कोशिका में होता है, केवल पादप कोशिका में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित नहीं होता। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की तो इसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, इसका जो निर्माण होता है वो सेलुलोज के द्वारा होता है। सेलुलोज के साथ में थोड़ी सी कम मात्रा में एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है पेक्टिन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज और पेक्टिन के द्वारा मिलकर के होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार की एक होती है आपकी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका जो झिल्ली होती है ये आपकी जंतु कोशिका में भी होती है और ये आपकी पादप कोशिका में भी होती है। ये जंतु कोशिका में भी होती है और पादप कोशिका में भी होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग, ये जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग, बाहरी भाग यानी लास्ट का जो भाग होता है, अंतिम जो भाग होता है वो आपका कोशिका झिल्ली होता है। किसका, जंतु कोशिका का। और पादप कोशिका का सबसे बाहर का भाग कौन होता है, तो वो होता है आपका कोशिका भित्ति। क्लियर है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका में ऊपर ऊपर पाई जाती है, उसके नीचे ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसके अंदर ये कुछ अंग वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन बात करते हैं जंतु कोशिका की तो इसके जो बाहर का भाग होगा वो क्या होगा, आपकी झिल्ली होगा, कोशिका झिल्ली कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं होती, पादप कोशिका, जंतु कोशिका के ऊपर ये भित्ति नहीं होती। इसीलिए जंतु कोशिका का सबसे बाहर का भाग क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली कहलाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों तक इस क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। रोजाना हमारी 8 बजे क्लास होती है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसका इंटरेस्ट लिया होगा। अगर इंटरेस्ट आया है तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर बनता है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।